हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो इस टॉपिक को जनरली क्या किया है हम लोगों ने, बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट इस टॉपिक को बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिज्म क्या होता है और उसके थ्रू हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। साथ में फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेल या बैटरी को ये मानेंगे कि वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है, तो उसको भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केसेस को देखेंगे अलग से। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली क्या होता है, ट्रिकी होता है इसको समझना। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके दिमाग में ये घुस जाएगा और ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहला टर्म जो लिखा है वो है ईएमएफ। तो हम लोग ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ईएमएफ क्या होता है। तो मेरी बात को याद रखना, ईएमएफ इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा जरूर फोर्स है, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो ईएमएफ इज नथिंग बट एनर्जी। ईएमएफ क्या है एक्चुअल में आपका बोला जाए तो इट इज नथिंग बट द एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट क्वेश्चन ये आता है, ये एनर्जी यूज कैसे होती है। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये एनर्जी रहती है, ये एनर्जी को प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइड करने वाला जो सोर्स रहता है या सोर्स ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट द बैटरी या सेल। इस एनर्जी को दिया किसने आपको, सेल्स या बैटरी ने। आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि बैटरी या सेल हमको क्या करता था, एनर्जी देता था। वो एनर्जी को कैरी करके कौन लेके जाता था, ट्रक के फॉर्म में चार्जेस। चार्जेस क्या करते थे, वो एनर्जी को कैरी करते थे, जाके कंडक्टर को देते थे। कंडक्टर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और क्या करते थे, वापस जीरो हो जाते थे। फिर से कौन करता था, बैटरी एनर्जी देता था, कंडक्टर लेता था। तो वही प्रोसेस है कि यहाँ पे ईएमएफ या क्या है, ईएमएफ इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी आपको किसने दिया, सेल्स या बैटरी ने। अब ये सेल्स या बैटरी हमको एनर्जी तो दे रहे हैं, बट ये बताइए क्या कि सेल्स या बैटरी में अगर हमको पता होगा कि दिस आर नथिंग बट द केमिकल सेल्स, या बैटरीज जो होते हैं वो जनरली केमिकल बैटरीज होती हैं। तो केमिकल बैटरीज में एनर्जी किस फॉर्म की होंगी, केमिकल एनर्जी। क्या हम केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या किसी कंडक्टर में, नहीं। तो सेल्स या बैटरी का यहाँ पे एक काम और होता है, दे प्रोवाइड द एनर्जी, बट हाउ, बाई कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि आप लोग कह सकते हैं सेल्स या बैटरी करते क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वाई? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ केमिकल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग छोटे छोटे सेल्स को देखते हैं या बड़ी बड़ी बैटरीज को देखते हैं जो गाड़ियों में यूज होती है, क्या हम केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। वो केमिकल एनर्जी और सेल जो रहती है ना, वो जनरली केमिकल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को कन्वर्ट करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? इवन हमारे मोबाइल की बैटरीज की बात करें या जो सेल की बैटरीज की बात करें, ये सब क्या है, they are nothing but the chemical cells. They are converting chemical energy into electrical energy which we are using in the form of current. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो वही मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ईएमएफ इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज द एनर्जी, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज द बैटरी विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी यूज। हमारा फंडा कहां पे है, ये केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला फंडा। मतलब हम मैकेनिज्म जो समझेंगे कि कैसे क्या केमिकल प्रोसेस होता है, हम डीप में नहीं जाएंगे, हम ये समझेंगे उस केमिकल प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है बैटरी के अंदर। तो ये मैकेनिज्म समझने वाले हैं ईएमएफ को समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैकेनिज्म इटसेल्फ। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से, कि हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। व्हाट इज द मैकेनिज्म इनसाइड द सेल और बैटरी। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैकेनिज्म समझने के लिए मैं एक सेल को कंसीडर कर देता हूं। सेल्स में जनरली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दिस आर दी टू इलेक्ट्रोड्स एंड दिस टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रहता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आई कैन से दैट इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं मान लेता हूं ये दो इलेक्ट्रोड्स का नाम देता हूं से ए एंड बी। क्लियर है? ये दो इलेक्ट्रोड्स को मैंने नाम दे दिया ए एंड बी। दिस आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रोड्स। अब होगा क्या समझने, इस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रोसेस होगा। मैं उस बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाने वाला है आपको यहाँ केमिस्ट्री। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर से फिजिक्स निकाला जाए,
क्लियर है? तो मैं ये मानता हूं कि इस पर्टिकुलर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ केमिकल प्रोसेस होगा। वो केमिकल प्रोसेस के कारण क्या होगा, आयंस जो रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहेंगे वो आयंस के फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो आयंस डिसोशिएट किसके अंदर में, पर्टिकुलर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अब हुआ क्या, ये जब आयंस डिसोशिएट हुए दो फॉर्म में, एक पॉजिटिव आयन बना होगा, एक निगेटिव आयंस बना होगा। क्लियर है? तो ये आयंस क्या करना स्टार्ट किए, पॉजिटिव आयंस जो थे इसके अंदर जब आयंस बने, पॉजिटिव आयंस तुम्हारे ए वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग गए, साथ में जो निगेटिव आयंस थे वो बी इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लग गए। तो जब भी ऐसा होता है कि पॉजिटिव आयन किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है, उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड, और जो निगेटिव आयन जिसकी तरफ मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड्स को बोला जाता है एनोड। गेटिंग में पॉइंट? तो हुआ क्या कि ये आयंस इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट मूव क्यों कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा उसके बीच में। तो वो जो रीजन था उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं FN। दिस इज नथिंग बट फोर्स exerted on ions between, this force of attraction, this is nothing but the force of attraction exerted on the ions between the electrodes and the ions। ठीक है, तो ये Fn is nothing but the force of attraction exerted on the ions between the electrodes and the ions। मतलब होगा क्या, ये आयंस और ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहा है, ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये एनोड निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वो उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। या इसको Fn को एक और भी बोला जाता है फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन, क्योंकि ये केमिकल फोर्स है, ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण जनरेटेड फोर्स। तो ये जो था ये केमिकल फोर्स होने के कारण इसको फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन बोलते हैं। इस कारण से क्या हुआ, चार्जेस इधर मूव करना स्टार्ट कर दिए, उधर चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दिए। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने लगेंगे यहाँ पे, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कंटिन्यूज, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कंटिन्यूज। अब ये accumulation of charges continues and an electric field is set up between electrodes। अब मेरे बात को समझना मेरे भाइयों, जब क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस पूरे इधर आने लग गए, निगेटिव आयंस उधर आने लग गए, एक्यूमुलेट होने लग गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड ये निगेटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या, यहां तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो Fn का डायरेक्शन इस साइड था, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इधर मूव कर रहा था, निगेटिव इधर मूव कर रहा था। अब जो तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होने के कारण और निगेटिव इलेक्ट्रोड आयंस को होने के कारण एक फोर्स जो सेटअप होगा जो कि पॉजिटिव से निगेटिव जाता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा दैट ऑफ द Fn। क्लियर है? तो Fe आपका उधर सेटअप हो जाएगा, Fn आपका इधर सेटअप हो रहा है। ये एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस कब तक चलेगा, स्टेडी स्टेट आने तक। वो स्टेडी स्टेट क्या होता है, इन स्टेडी स्टेट Fn इज इक्वल टू Fe। क्लियर है? तो यहां तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हुआ क्या, मैंने बैटरी या सेल लिया जिसके अंदर आयंस डिसोसिएट हुए, आयंस डिसोसिएट होने के कारण पॉजिटिव आयंस जो थे वो तुम्हारे कैथोड की तरफ मूव करने लग गए, जो निगेटिव आयंस थे वो एनोड की तरफ मूव करने लग गए। ये किस कारण से हुआ, फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड द इलेक्ट्रोड्स, जो कि एक केमिकल फोर्स था। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस यहां पे आने के कारण, निगेटिव चार्जेस यहां पे आने के कारण हुआ क्या, तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रोड था ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड था वो निगेटिवली चार्ज हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? इतना होने के कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप हो गया जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हुआ फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और ये एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस कब तक होगा, जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आता, यानी कि Fn इज इक्वल टू Fe ना हो जाए। क्लियर है? ये स्टेडी स्टेट आने तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब क्या होगा वो देखते हैं। अभी ये स्टेडी स्टेट में Fn इज इक्वल टू Fe तो हो चुका था।
अब मेरे को क्या करना है ना, अगर फर्दर मूव करना है चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब ये स्टेबिलिटी तो आ चुकी थी, यानी कि मैं स्टेडी स्टेट पे अचीव कर चुका था, लेकिन अब मेरे को मेहनत करनी होगी, तो मेरे को उस मेहनत करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि आई हैव टू डू द वर्क टू मूव द चार्ज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं लिख देता हूं वर्क डन टू मूव ए चार्ज Q from B to A, this will be nothing but Fn, यानी कि फोर्स, और मैं मान लेता हूं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस से कितनी थी D, तो Fn into D। क्लियर है? दिस इज द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B to A। मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका था और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आने में वर्क डन करना पड़ेगा, स्टेडी के अगेंस्ट काम करना है। तो अब ईएमएफ का डेफिनेशन यहीं पे आता है, तुम लोग को बता देता हूं। तो व्हाट इज द ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ इज नथिंग बट, ये जो वर्क डन करना पड़ा फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आई कैन से दैट वर्क डन वाज नथिंग बट Fn into D अपॉन चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो खुद सोचिए कि जितना ज्यादा वर्क डन मेरे को यूनिट चार्ज में करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा ईएमएफ है, यानी कि उतनी ज्यादा एनर्जी है। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट लेते हैं, अगर स्ट्रांग बैटरी होगी, ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी होगी, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। ज्यादा एनर्जी होगी, इसका मतलब क्या है, मेरे को ज्यादा मेहनत, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने में। अब इसको वाइस वर्सा कर देते हैं, यानी कि मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बैटरी है। सिमिलरली अगर मेरे को कम एनर्जी या कम वर्क डन करना पड़ रहा है एक बैटरी से दूसरे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में, यानी कि मेरी एनर्जी कम है, कम लग रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर बैटरी की कैपेसिटी कम है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तरीके से क्या कर रहा है, रिलेट कर पा रहा है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ईएमएफ को यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं ईएमएफ का। तो ईएमएफ में भी डिफाइंड एज दी amount of work done to move a charge Q from lower potential to higher potential against तुम्हारे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं बात करता हूं कि इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है। वो जो कुछ ना कुछ था उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इसके बीच में जो हम लोग को यहां से यहां मूव करने के बीच में बैरियर बन रहा है, उसी को तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। सो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और निकाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लेट्स डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इट इज द अपोजिशन to flow of charges inside the battery or cell। इसको हम लोग जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बीच में होगा जिसके अगेंस्ट ही मेरे को वर्क डन करना पड़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिज्म। अभी तक हम लोगों ने देखा था What do you mean by electromotive force and internal resistance? कब की केस में, जब तुम्हारी बैटरी या सेल हमारा एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं था। ईएमएफ के बारे में हम लोगों ने जाना था, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोगों ने जाना था कि हमको किसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा जो कि कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस।
क्लियर है, जिसके अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़ता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मैं चार्ज को लेके जाऊं। बट इस पर्टिकुलर ईएमएफ का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब मैं क्या करता हूं, किसी बैटरी या सेल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता हूं। इसमें भी दो केसेस हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो पहले हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सेल या बैटरी जो हम लोगों ने वहां पे लिया था उसको कंसिडर कर लेता हूं, जिसमें एक ए और बी दो इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव पूरा टर्मिनल बन गया था और ये पूरा हमारा निगेटिवली चार्ज टर्मिनल बन गया था। क्लियर है, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देता हूं जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रही है, कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है। तो तुम्हारा जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, तुम्हारा ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट तुम्हारा फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये रेजिस्टेंस को होते हुए वापस जाएगा कहां पे, तुम्हारा बी पे। क्लियर है, बी पे फिर वो वापस आएगा, बी से फिर ए की तरफ आएगा, फिर ये मूव करते रहेगा। मैं मान लेता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इज नथिंग बट वी। Now how I am going to define the definition for EMF? तो मैं मान लेता हूं EMF अगर मेरे को डिफाइन करना है तो EMF is nothing but work done to move a charge once round the complete circuit। अगर मेरे को एक्चुअल डेफिनेशन देखना है ईएमएफ को यहाँ पे नया, तो इट इज नथिंग बट, मान लो मैं ए टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा हूं तो एक राउंड गोल गोल घूम के एक राउंड वापस आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब मैं मान लेता हूं ए से स्टार्ट किया, ए से घूम के वापस आके ए पे आ गया। क्लियर है, तो ए से ए में आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड दी ईएमएफ। बट एक बात बताइए, मेरे को ए से ए में आना है तो मैं कैसे कैसे आऊंगा, समझना। ए से ए में आने के लिए पहले क्या करूंगा कि वर्क डन टू मूव अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड वर्क डन टू मूव अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। पहले ए से लेके कहां तक आऊंगा, बी तक आऊंगा, फिर बी से लेके ए तक आऊंगा। तो आई कैन डिवाइड इट एज वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस वर्क डन टू मूव फ्रॉम बी टू ए। मतलब ए से बी मूव किए, फिर बी से ए, मतलब इसके अंदर में, पहले ए से बी यहां तक आए, फिर बी से ए इसके अंदर में है। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब ये कौन सा रेजिस्टेंस के, इंटरनल, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है आर। तो मेरे को यह समझ आया कि टोटल ईएमएफ इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो दिस ईएमएफ को हम लोग ये मान सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था से मैं मान लेता हूं वी, और जो इसके अंदर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा वी डैश। दिस V इज नथिंग बट, अगर इसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो भाई ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, प्लस इस V डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगर इसके अक्रॉस अगर अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल r। तो दिस इज नथिंग बट E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। क्लियर है, ये पूरा एक राउंड वर्क डन करने में कितना लग रहा है हमको EMF। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EMF, इट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। क्लियर है, साथ में मेरे को एक और पता सकता है, ये आई आर जो था ये V ही था, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ V प्लस आई आर, या ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अगर मेरे को कोई पूछे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना होगा, तो इट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये एक्सप्रेशन का जरा बहुत यूज होता है। क्लियर है, साथ में अगर मेरे को कोई बोले कि यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालना है तो ये वाले को यूज कर सकते हैं, तो इट विल बी नथिंग बट E आई आर प्लस आर, या I इज इक्वल टू EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये भी एक एक्सप्रेशन का यूज होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं E अपॉन R प्लस R। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का केस। ये कब के केस में था, डिस्चार्जिंग के केस में। ये डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है EMF का, इस तरीके से याद करोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग में कैसे सर्किट चेंज होगा वो भी देखेंगे हम लोग।
हम पूरा पूरा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे चार्जिंग के केस में क्या चेंज होता है ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के केस में होगा क्या, तुमको दिख रहा है कि एक बैटरी जिसकी बात तुम लोग कर रहे थे, ये जो बैटरी तुम्हारे जिसकी बात कर रहे थे, ये बैटरी में क्या होगा कि डिस्चार्ज हो चुकी है, अब मेरे को चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए मेरे को एक और बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ ये बैटरी का पोटेंशियल कितना V है, ये वाली बैटरी कितना EMF था E है, इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R है, क्लियर है, इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था R है। अब मेरे को क्या करना है, चार्जिंग प्रोसेस में होगा, तो चार्जिंग प्रोसेस में ये एक्सटर्नल बैटरी, दिस इज द चार्जिंग बैटरी, अलग से जो लगाया हो, दिस इज दी, सॉरी मतलब इसको अपन कह सकते हैं दिस इज दी सप्लाइंग बैटरी, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा तुम लोग को। सप्लाइंग बैटरी ये क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो यहां से करंट फ्लो होगा, करंट किसको जाएगा, इस पर्टिकुलर वाले बैटरी में, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां पे था, यहां पे था, नेगेटिव टर्मिनल कहां पे था, यहां पे था। ठीक है, तो इस केस में आप लोग किरचॉफ लॉ पढ़े नहीं हो, बट आपको मैं एक जनरल, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बट मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा कैसे यूज किया जाता है। तो यूजिंग किरचॉफ लॉ जो तुम आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे, तो जब किरचॉफ लॉ लगाओगे आप लोग, तो इसमें होगा क्या, हम लोग यहां से मूव करेंगे, पहले नेगेटिव टर्मिनल हो रहा था -V, प्लस यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो +E, फिर यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है तो +IR, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये तुम्हारा किसके केस में आया, किरचॉफ लॉ के केस में। तो यहां से तुमको एक चीज समझ आएगा, V को उधर ले जाऊंगा तो V इज इक्वल टू E प्लस IR, दिस इज ड्यूरिंग दी चार्जिंग। तो बस इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पे चार्जिंग के केस में आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो होता है E प्लस IR, वहां पे E माइनस IR होता है। तो एक चीज आपको समझ आया कि ड्यूरिंग चार्जिंग एक चीज और समझ आया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन EMF ड्यूरिंग चार्जिंग। ये सिर्फ चार्जिंग के केस में होता है कि जब चार्जिंग होता है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट EMF प्लस IR। क्लियर है, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता था, ये इट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू E माइनस IR। उस केस में आपका EMF बड़ा होता है हमेशा किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो EMF इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ए बैटरी कैन सप्लाई। ये एक्चुअल डेफिनेशन है कब के केस में, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये स्पेशल केस है चार्जिंग का, जब चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इट विल बी नथिंग बट E प्लस IR। So this is all about the concept of EMF, internal resistance and terminal potential difference. Thank you. Have a nice day.